नमस्कार, गुड इवनिंग। एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। होली के बाद में सारे लोग थक गए होंगे, जम्मू के बाहर के लोग, मगर हमने जम्मू में कल ही मनाई थी। कुछ लोग आज भी मना रहे थे क्योंकि मैंने जैसे बोला था ना, सेंट्रल डिपार्टमेंट की छुट्टी आज थी। तो आज का मेरा टॉपिक है, मेरे लिए फिर एक सेंसिटिव टॉपिक है, ये कश्मीरी पंडित्स आफ्टर 1990। हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स 1990 के बाद में आई, मगर मैं फ़िलहाल एक ऐसा इशू डिस्कस करने वाला हूँ कि जो थोड़ा हमारे लिए एक सेंसिटिव है और हमारे जो कम्युनिटी के कुछ समझदार लोग, जो लीडर्स हैं, उनको इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जिसमें शायद हमको भी कुछ आम लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके रीज़न है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए, हमारी कश्मीरी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की सबसे बड़ा जो हमारा हथियार रहा है वो है हमारी पढ़ाई लिखाई। और 1990 माइग्रेशन के बाद में जब हम जम्मू पर्टिकुलरली या जम्मू के बाहर आए, तो जो कुछ लोग जो 10th के बाद में पढ़ाई करने वाले थे, मतलब 11th 12th या ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो 11th 12th, उन दिनों बोर्ड होता था 11th 12th का भी, और जो लोग कॉलेज जाते थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, उन लोग के एग्ज़ाम एक साल 2 साल तक नहीं हुए। खैर 11th और 12th का इतना ज़्यादा हालत ख़राब नहीं थी, मगर पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटीज़, मतलब ग्रेजुएशन के लिए लोग बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ 1.5-2 साल तक एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं कर पाती थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम माइग्रेंट थे, तो कश्मीरी स्टूडेंट्स जो माइग्रेट हुए थे उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था। रेगुलर स्टूडेंट्स जो जम्मू में पढ़ने वाले थे, जम्मू यूनिवर्सिटी में हो या और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल ये हो गई कि आदमी 12th तो करता था, मगर उसके बाद में वो सोचता अब करूं क्या। अगर मैं जम्मू में रहा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मेरा तो यहाँ पर 2-3 साल मेरे एग्ज़ाम हो नहीं रहे, और एग्ज़ाम होते हैं तो रिज़ल्ट 1-1 साल तक नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा। कुल मिला के जो एक प्रेशियस टाइम था, जो हर एक स्टूडेंट का करियर बनाने का प्रेशियस टाइम होता था, वो वेस्ट होते थे। 2-3 साल लोगों के वेस्ट हो गए। और इन बिटवीन, इसी दौरान मेरे ख्याल से ये सारा करीबन 90 से लेके 95 तक यही चला। 96 तक यही चला। 2-3 2.5 साल तक एग्ज़ाम नहीं होते थे, और उसके बाद में रिज़ल्ट भी डिले होता था। मतलब मैं अपने घर में बात करूं तो हमारे घर में कुछ स्टूडेंट थे, मेरे ब्रदर सिस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके भी 2-2 साल 3-3 साल वेस्ट हो गए। मतलब एक ही क्लास में वो 2 साल 3 साल लगातार, मतलब कितना इम्पोर्टेंट और प्रेशियस टाइम था करियर का, वो गवर्नमेंट ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन लोगों के लिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। न तो किसी हमारे जो कम्युनिटी के लीडर्स थे उन्होंने कुछ इसके लिए बात की। वैसे तो हमारी कम्युनिटी में हज़ारों लीडर्स हैं, और जो एक डेटा बता रहा है, मोर देन 1000 ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के, जो दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली जम्मू दिल्ली। तो मगर इन 1000 ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स ने भी इस बारे में नहीं सोचा। खैर, ऑल थैंक्स टू शिवसेना, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने कुछ एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए खड़ी कर दी, कि उन्होंने ये बोला, जी हमारे यहाँ पर जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ पर जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, हम उनके लिए हर एक कॉलेज में
एक ब्रांच में एक सीट रिजर्व रखेंगे। मतलब अगर एक कॉलेज में 5 ब्रांचेस है, टेक्निकल कॉलेज में, एग्जांपल मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, तो हर एक ब्रांच में एक एक सीट कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती थी। ऑल्दो उसमें ऐसा नहीं कि फ़ीस वीस कम या बाकी स्टूडेंट्स से कम होता था। अगर प्राइवेट कॉलेज होता था तो उसको उसी कॉलेज के हिसाब से फ़ीस देनी पड़ती थी, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से फ़ीस देनी होती थी। फ़ीस वगैरह में कोई कमी नहीं थी, मगर ये था कि एक सीट रिज़र्व थी। उन दिनों क्या था, उन दिनों हमको ये एंट्रेंस वगैरह कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट एक ब्रांच के लिए। हाँ यस, काउंसलिंग वगैरह हुआ करती थी मुंबई में, तो उस काउंसलिंग में फिर परसेंटेज जो होती थी, जो 11th 12th में, जो 12th में बंदे ने आई होती थी, उस परसेंटेज के बेस पर उसको कॉलेज अलॉट होता था। वो उसको चूज़ कर, स्टार्टिंग के 1-2 सालों में तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है, पर बाद में थोड़े से समझदार हो गए बच्चे। तो पर अब तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो तो क्वालिफाई करना ही है, करना है, तो उसके बेस पे अब जो भी सीट्स मिलती है, यस रिजर्वेशन एक ब्रांच में एक सीट अभी भी है। कहने का ये है कि बच्चे अब इसको देख के, जो यहाँ पर हमारे स्टेट में, जो जम्मू कश्मीर में जो डिलेड एग्ज़ाम्स और डिलेड रिज़ल्ट्स होते थे, उसको देखते हुए लोगों ने सोचा यहाँ पर रहना, अपने करियर के साथ खेलना हो गया, तो लोग बाहर आ गए। एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, ऑल थैंक्स टू बाला साहब ठाकरे। हम उनकी ये जो उन्होंने हमारी कम्युनिटी पे इतना बड़ा ये एहसान किया, हमारी कम्युनिटी इस चीज़ को, मेरे को नहीं लगता अगले 100 साल तक भी इसको चुका सकती है। खैर, स्टूडेंट्स बाहर गए, उन्होंने वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद में जॉब्स भी वहीं पर करी, चाहे मुंबई में हो, चाहे पुणे में हो, या और बाकी जगह जो महाराष्ट्र में है। पढ़ाई करते करते या बाकी चीज़ जो प्रोफेशनल लाइफ में जाहिर सी बात है इंटरेक्शन होती है लड़कों को। अब इस इंटरेक्शन एक दूसरे जो बाकी लोगों के साथ हुआ, तो इसमें इंटर कास्ट और इंटर रीजन मैरिजेस भी हुई। मतलब अब कश्मीरी पंडित जो लड़के और लड़कियां थी, वो अब जो अपने कम्युनिटी में शादी करने के बजाय अब बाहर भी शादी करने, मतलब ये अब आज की डेटा के हिसाब से मैं अगर इतने सालों के बाद में देखूं, अब ये ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 50-50 हो गया। मतलब 50% बच्चे जो है आउट ऑफ कम्युनिटी शादी कर रहे हैं। कास्ट तो छोड़ दीजिए, कास्ट तो अब बैरियर रहा ही नहीं, कास्ट ख़त्म हो ही गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, हमारी कम्युनिटी श्रिंक होती रही है। अब इतने सालों में इतने बच्चों की शादी हुई, अब 97 से लेके 90, मेरे ख्याल से 95, 96, 95 से ये स्टार्ट हो गया। 95 से अभी तक काफ़ी साल हो गए, तो हमारी कम्युनिटी अब श्रिंक हुई। लड़कियां वो बाहर दूसरी कम्युनिटीज़ में शादी करने लगी, लड़के भी दूसरी कम्युनिटीज़ में शादी करने लगे, हमारी कम्युनिटी श्रिंक हो गई। जो मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख की हमारी पॉपुलेशन थी, अब मुश्किल से 3-3.5 लाख की पॉपुलेशन रह गई होगी उसका। और एक और उसमें सबसे बड़ी बात, वन चाइल्ड पॉलिसी जो कश्मीरी पंडितों ने अडॉप्ट की है, मेरे को समझ नहीं आता क्यों, इसका क्या रीज़न है। 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक से ज़्यादा किसी के पास शायद ही किसी बहुत ही कम लोगों के घर में 2 बच्चे हैं, 3 तो खैर ढूंढने से नहीं मिले, तीसरा बच्चा तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। कई रीज़न हो सकते हैं इसमें, वो एक अलग मुद्दा है। अब ये पहली बात तो बच्चा अपने घर से बाहर आया बाहर आने के बाद में उसने दूसरी जगह शादी की, और उसका करियर जो उसके जो जॉब वगैरह है वो भी दूसरी जगह है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो अपने माँ बाप से दूर हो गया। माँ बाप से दूर हो गया मतलब उसके माँ बाप शायद, जो एग्ज़ाम्पल जम्मू में रह रहे हैं, तब वो जवान थे उसके माँ बाप, अब वो बूढ़े होने लगे इतने सालों में। अल्टीमेटली कम्युनिटी श्रिंक तो हो ही गई। सबसे बड़ा नेगेटिव जो मेरे को आज की डेट में बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ का,
कि माँ बाप अब अकेले रहने लगे। मतलब जब वो बच्चे उनके बाहर गए तब वो 40s में थे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। माँ बाप तब 40s में थे, अब 60s भी पार किए, अब 65-70 में भी आ गए। अल्टीमेटली ओल्ड एज में बीमारियाँ भी बढ़ती है, तो माँ बाप अब जहाँ पर उनको पहले अकेले मूवमेंट थी उनकी, अब वो डिपेंडेंट थे, मगर वो डिपेंडेंट जिस पे थे वो उनके आसपास नहीं है। अल्टीमेटली वो या तो उनके पास गए या तो अकेले ही यहाँ पर स्ट्रगल करते रहे। ज़्यादातर केसेस में यही हुआ कि बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के पास ही गए। जो बच्चों ने कुछ हो सकता है किसी रीज़न से अपने माँ बाप को नहीं रखा अपने पास, या माँ बाप किसी रीज़न से अपने बच्चों के पास नहीं गए, वो लोग यहीं पर स्ट्रगल करते रहे और बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते हुए अपनी लाइफ एंड कर गए। आज की डेट में इसके हिसाब से मैं जब जम्मू आया तो मैं यहाँ पर घर देख रहा था, तो मैंने यहाँ पर देखा कोई एरियाज़ में यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 to 60% कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के घर है वो खाली पड़े हैं। उसका रीज़न यही है, पहले हस्बैंड वाइफ जब जवान थे तो वो एक साथ रहते थे जम्मू में, फिर या तो हस्बैंड या तो वाइफ की डेथ हो गई, तो फिर दो में से एक अकेला रह नहीं पाया, या तो वो बच्चों के पास चले गए, या शायद दोनों ही एक साथ बच्चों के पास चले गए। जो समझदारी थी, जो दोनों एक साथ बच्चों के पास चले गए। बच्चा तो उनके पास यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि जम्मू में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी है नहीं। अब तो खैर फिर भी काफ़ी होने लगी, मगर फिर भी जो दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज़ में है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए लोग मजबूरन लोगों को बाहर जॉब करना पड़ रहा है। खैर, तो अब आज की डेट में घर बिक रहे हैं। जो बड़ी मुश्किल से इन्होंने घर बनाया था माइग्रेशन होने के बाद में, एक कमरा, उसके बाद में दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, ऐसे करते करते आज की डेट में सबके पास अच्छे अच्छे घर है, 5-5 बेडरूम के घर है, 6-6 बेडरूम के घर है। मगर अब वो सारे जितना भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करते करते बनाया था, वो सारा अब या तो सेल करना पड़ रहा है या तो अबेंडन पड़ा है। ऐसे कोई खाली भूत बंगला जैसा हुआ है। किराएदार भी रख नहीं सकते हैं क्योंकि कई रीज़न है उसके। कुल मिला के ये हमारे, मैं एक अपील कर रहा हूँ अपने कम्युनिटी के लीडर्स को कि इन चीज़ों पे सोचें। और एक रिक्वेस्ट है, जो ये 1000 ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कम्युनिटी के, इसको प्लीज़ एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाए, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक इलेक्टेड बॉडी बनाए, चाहे वो पॉलिटिकल बॉडी हो या नॉन पॉलिटिकल बॉडी हो, मगर एक इलेक्टेड बॉडी हो जो कम्युनिटी लेवल पे काम करे और कम्युनिटी के बारे में सोचे। अगर ये नहीं हुआ, मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ सबको, जिसमें मैं भी आता हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी अगले 30 साल बाद या 35 साल बाद पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फिर वो जैसे डायनासोर को ढूंढना पड़ रहा है, वैसे ही कश्मीरी कम्युनिटी के बंदों को ढूंढना पड़ेगा। अरे एक कम्युनिटी हुआ करती थी कश्मीरी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, वो ढूंढने से नहीं मिलेगी। अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाइए जो ऑफ कोर्स इलेक्टेड हो और वो हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करे, जिसमें वो खुद भी आएंगे और मैं भी आऊँगा और सब आएंगे। तभी हमारी इस चीज़ का, जो मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करी, ये ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ हम ख़त्म हो जाएंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते, क्योंकि 1000 ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं कर पाएंगी कि कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम्स ख़त्म करेंगे। खैर, मैं बीच बीच में ऐसे ही अपनी कम्युनिटी की कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ लेके आया करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।